डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण विषय का हिंदी। इसमें पेपर का नाम है हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। इस यूनिट के अंतर्गत जिस इकाई की हम बात करने वाले हैं वह है इकाई 3, जिसका नाम है 20वीं शताब्दी का हिंदी रंगमंच। इस इकाई को हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। रूपरेखा हर भाग की कुछ इस प्रकार से रहेगी। पहले भाग की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर रंगमंच का अर्थ, फिर हिंदी रंगमंच का विकास, जिसमें द्विवेदी युगीन हिंदी नाटक रंगमंच, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक रंगमंच, प्रसादोत्तर युगीन हिंदी नाटक रंगमंच और मोहन राकेश और हिंदी रंगमंच का विकास। दूसरे भाग की रूपरेखा है हिंदी रंगमंच के विकास में संस्थाओं का योगदान, जिसके अंतर्गत इप्टा थिएटर, पृथ्वी थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच की अन्य संस्थाएं, ये आएगा दूसरे भाग में। तीसरे भाग की रूपरेखा इस प्रकार से है, जिसमें हिंदी रंगमंच के विकास में नुक्कड़ नाटकों की भूमिका, हिंदी रंगमंच के विकास में लोक नाट्य एवं शास्त्रीय शैलियों के प्रयोग, फिर है रंगमंच के नए मुहावरे और शैलियों की तलाश, और अंत में सार बिंदु। तो इस प्रकार आज हम हिंदी नाटक के रंगमंच के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो इससे पहले ये हमारे इकाई 3 है। इससे पहले हमने इकाई पहली और दूसरी इकाई हम पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रथम इकाई में भारतीय नाट्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया हुआ था। किस प्रकार से पौराणिक काल से लेकर आज तक नाट्य विधा का विकास हुआ है, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। उसके बाद दूसरी इकाई के अंतर्गत हमने आधुनिक नाटक का आरंभ, भारतेंदु युग, इसकी चर्चा हमने की थी, जिसमें पौराणिक काल से होते हुए आधुनिक काल में आने के बाद भारतेंदु युग में नाटक विधा का विकास किस प्रकार से हुआ, प्रमुख नाटककार कौन कौन थे, इन सारी बातों की, इन सारी चीज़ों की हमने बात की हुई थी। आज हम इस इकाई में रंगमंच का अर्थ, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और मोहन राकेश का योगदान, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो रंगमंच का अर्थ। रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जो नाटकों, नृत्य, संगीत और अन्य कला रूपों के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति करता है। रंगमंच के मुख्य तत्व इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अभिनेता, फिर दर्शक, फिर संवाद और मंच सज्जा। अब मान लीजिए कि कोई भी नाटक अगर हमें रंगमंच पर निभाना है, प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हमें रहेगी, उसकी बात यहाँ पर की गई है कि सबसे पहले आपको अभिनेता, जो अभिनय करेंगे, वो व्यक्ति आपको चाहिए, उसके बिना तो नाटक हो ही नहीं सकता। दूसरा है दर्शक। कोई व्यक्ति नाटक अभिनय कर रहा है तो उसके सामने अगर दर्शक ना हो तो उसको हम नाटक नहीं कह सकते हैं। नाटकों के लिए दर्शकों का होना आवश्यक है। फिर है संवाद। संवाद यानी नाटक जब कोई लेखक लिखता है तो पात्रों के बीच में जो संवाद चल रहे हैं, अभिनेताओं के बीच में जो संवाद चल रहे हैं, उसका व्यवस्थित रूप से उनको पूरी तरीके से उनको लिखना होता है। संवाद का पूरा वर्णन उनको करना होता है। तो इससे ही जो बात वो करना चाहते हैं, जिस बात का संप्रेषण या जिस संदेश का संप्रेषण वो करना चाहते हैं, वह हो पाएगा। और अंत में है मंच सज्जा। अब मंच सज्जा तो मंच को अच्छे तरीके से सजाया गया हो, जिस प्रकार की बात लेखक करना चाह रहा हो उस प्रकार के
या उसके अनुरूप रंगमंच उसको उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए कि युद्ध का वर्णन चल रहा है तो रंगमंच की पूरी जो साज सज्जा है वो युद्ध के वातावरण के अनुरूप ही होनी चाहिए। उसमें फिर श्रृंगार रस का निरूपण हो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। रौद्र रस है तो रौद्र रस, श्रृंगार रस का चल रहा है तो श्रृंगार रस का रंगमंच सज्जा होनी चाहिए। हिंदी रंगमंच का विकास, इसको अगर हम देखें तो प्राचीन काल में संस्कृत नाटकों की परंपरा, भरत मुनि उनका नाट्य शास्त्र, वहाँ से लेकर जिस प्रकार से नाटक परंपरा चली आ रही थी तो वहीं से हिंदी रंगमंच का विकास हम देख सकते हैं। भक्ति काल में लोकनाट्य परंपरा, अब उस समय रामलीला, कृष्ण लीला ये आदि लीलाएं जो होती थी उसी के माध्यम से जो नाट्य विधा है वह जागृत रही। उसका आज का जो रूप है उसके बीज हम उसी में देख सकते हैं। आधुनिक हिंदी रंगमंच का आरंभ मतलब 19वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत में जब भारतेंदु युग आया तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी रंगमंच का प्रारंभ कहेंगे, क्योंकि 1850 के बाद को हम आधुनिक काल कहते हैं। जब भारतेंदु का जन्म हुआ था तो आधुनिक काल के आने के बाद नाटक रंगमंच में जो बदलाव आए उसकी यहाँ पर बात की जाएगी। अब हमने इकाई 2 में भारतेंदु युग के नाटकों की तो हमने बात कर ली थी। अब भारतेंदु युग के बाद यानी संवत 1900 के बाद का जो समय है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आएगा द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युगी नाटक और रंगमंच की स्थिति क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी वो हम देखेंगे। तो उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से थी कि नैतिक और सामाजिक सुधार का उद्देश्य, मतलब नैतिक विषयों पर, समाज सुधारणा के विषयों पर अधिक नाटक लिखे गए। भाषा में पांडित्य और गद्य शैली थी। अब द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी उस युग के प्रकांड पंडित जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया हुआ था, उन्होंने भाषा का परामर्शन किया हुआ था। एक तरीके से शुद्ध हिंदी आज जो हम बोलते हैं उनकी शुरुआत हम वहीं से मान सकते हैं। तो भाषा पांडित्यपूर्ण थी और गद्य शैली देखने को मिलती थी। प्रमुख लेखक की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का युग भी अलग रहा, लेकिन उनका आरंभिक जो काल था, आरंभिक जो समय था वह द्विवेदी युग ही था। और दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूर्ववर्ती प्रभाव, यानी भारतेंदु युग तब पूरा हुआ था, द्विवेदी युग की वहां से शुरुआत हो रही थी। तो भारतेंदु युग का जो प्रभाव था वो द्विवेदी युग पर हमें देखने को मिलता है। अब आता है प्रसाद युगीन नाटक रंगमंच। अब काल 1920 से 1940। अब एक बार हम दोहराते हैं कि 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग, 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद 1920 से 1940 तक प्रसाद युगीन नाटक रंगमंच का युग हम कह सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो ऐतिहासिक और पौराणिक विषय इसमें अधिक देखने को मिलते हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति और काव्यात्मक शैली देखने को मिलती है। प्रमुख नाटक अगर हम बात करें तो प्रसाद के प्रमुख नाटक थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी। अब प्रसाद ने जो नाटक लिखे आज भी हिंदी साहित्य में उस प्रकार के, उस कोटि के नाटक मिलना दुर्लभ है। क्यों? 100 साल पहले जो नाटक लिखे गए थे हम ऐसा मान ही नहीं पाएंगे कि ये नाटक 100 साल पहले के लिखे गए हैं। जिस युग की बात की गई है, मान लीजिए कि चंद्रगुप्त नाटक है, तो उस नाटक को पढ़ने के बाद हमें ऐसा ही लगेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हम उस समय की जो सारी स्थिति थी उसको हम अपने सामने देख रहे हैं। पूरा का पूरा चित्रांकन उस प्रकार से किया गया है कि आपके सामने चंद्रगुप्त भी आ जाएंगे, चाणक्य भी आ जाएंगे, सभी लोग आपके सामने ही खड़े हो, उस प्रकार का निरूपण उसमें किया गया है। यह प्रसाद जी की बहुत बड़ी खूबी मानी जाएगी। स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी, ये सभी नाटक इस प्रकार से ही लिखे गए थे जो ऐतिहासिक और पौराणिक विषय इसमें देखने को मिलते हैं। बाद में है प्रसादोत्तर युगीन नाटक रंगमंच। अब प्रसादोत्तर युग में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। जिस प्रकार प्रसाद युग में पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों को अधिक लिया गया था, प्रसाद उत्तर युग में, मतलब प्रसाद के बाद के युग में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अधिक लिया गया। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषय पर नाटक अधिक लिखे गए। सामाजिक विषयों पर, मनोवैज्ञानिक विषयों पर नाटक अधिक लिखे गए और पाश्चात्य
रंगमंच था उसका प्रभाव यहाँ अधिक देखने को मिलता है। प्रमुख लेखक की अगर हम बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर, जिनकी सुप्रसिद्ध रचना है कोणार्क, जिसमें विषु और धर्मपद दो शिल्पकार की बात की गई है और विषु के मनोवैज्ञानिक जो स्थिति थी उसका विश्लेषण बखूबी इसमें किया गया है। दूसरे है उदय शंकर, लोक आधारित नाटक उन्होंने लिखे हुए थे। आगे आते हैं मोहन राकेश और हिंदी रंगमंच का विकास। अब मोहन राकेश जब हुए, प्रसादोत्तर युग के बाद मोहन राकेश का जब समय आया तो उन्होंने हिंदी रंगमंच में एक अलग ही बदलाव किया था। उनकी विशेष योगदान क्या रहा उनका, तो आधुनिक नाटक का जनक उनको माना जाता है। रंगमंच में नई वास्तविकता का प्रयोग उन्होंने किया था। उनके प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं कि आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। इसकी विशेषता क्या थी, तो पात्रों की गहराई। इनके जितने भी पात्र हैं उनमें एक गहराई देखने को मिलती है। पुराने नाटकों में जहाँ पर समाज को केंद्र में रखकर, इतिहास को, पुराण को केंद्र में रखकर लिखा गया था, मोहन राकेश ने उस नाटक के केंद्र में व्यक्ति को रखा। एक एक पात्र के अंदर आपको गहराई देखने को मिलेगी। जैसे आधे अधूरे हैं, तो आधे अधूरे में सावित्री का जो पात्र है उसको एक बार पढ़ने के बाद आप उसको भुला नहीं पाओगे। उसको सारे पुरुष आधे अधूरे ही दिखते हैं, कोई भी पूर्ण उसको मिला ही नहीं था। आगे वैसे ही आषाढ़ का एक दिन, उसमें मल्लिका, कालिदास, उनकी मनोदशा का चित्रण उन्होंने किया हुआ है। पूरे समाज को नहीं, केवल इन दो पात्रों को केंद्र में रखकर पूरी कहानी आगे बढ़ती है। लहरों के राजहंस में गौतम बुद्ध और नंद की कहानी भी इस प्रकार से ही देखने को मिलती है। तो पात्रों की गहराई मोहन राकेश की एक उपलब्धि मानी जाएगी कि उनके नाटकों में यह देखने को मिलता है। आगे है विशेषता, अगर देखें तो यथार्थवादी संवाद और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनके नाटक हमें देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हिंदी रंगमंच ने समाज को समझने और व्यक्त करने का माध्यम प्रदान किया। हिंदी रंगमंच जो है, अब समाज में जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति से समाज है, समाज से व्यक्ति है, तो व्यक्ति से समाज है, दोनों एक दूसरे के पूरक पोषक हैं। समाज से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और उसी प्रकार अगर व्यक्ति के व्यक्तिगत कोई भी पीड़ा है उसका अगर साहित्यिक रूप मिल जाए, व्यक्ति के जो व्यक्तिगत प्रश्न है उसको अगर साहित्यिक वाचा मिल जाए तो श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है। व्यक्ति की अपनी जो परेशानियां होगी, अपनी जो कठिनाइयां होगी, उसको, उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अगर समाज के सामने रखा जाए तो एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो हिंदी रंगमंच ने समाज को समझने के और व्यक्त करने का माध्यम प्रदान किया। अब समाज के लोग ऐसी कृतियों को पढ़ने के बाद उनके दिमाग में यह ख्याल भी आएगा कि व्यक्ति इस प्रकार से भी होते हैं, ऐसी ऐसी उनकी पीड़ाएं भी होती है, तो उसका निराकरण करने के लिए वो लोग आगे बढ़ेंगे। विभिन्न युगों में इसकी शैली और विषयों में विविधता आई। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पौराणिक काल से फिर आधुनिक काल में भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग से आगे प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, मोहन राकेश के समय तक का हर युग में कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है। अब आधुनिक रंगमंच ने इसे विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई। आधुनिक जो रंगमंच हैं उसमें जो नाटक लिखे गए थे, तो विश्व स्तर पर हमारे हिंदी नाटक को मान्यता दिलाई, मतलब इतनी प्रसिद्धि उनको मिल गई थी। जैसे पाश्चात्य नाटक हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार हिंदी नाटक भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विश्व स्तर पर उसको मान्यता मिली और वहाँ भी प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार हिंदी नाटक के रंगमंच की हमने बात की। दूसरे भाग में हम आगे बढ़ेंगे और हिंदी नाटक के रंगमंच में आगे क्या क्या बदलाव हुए और किस किस कंपनियों ने, किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था, इसकी बात हम दूसरे पार्ट में करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार पहला भाग यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलेंगे अगले दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप